इसके पहले पार्ट में हमने देखा कि एआई डिफेंस सिस्टम, जिसको एंटिटी कहते हैं, उसके सोर्स कोड तक पहुंचने वाली 2 टुकड़ों की चाबी को गैब्रियल से छीनने के बाद ईथन बेंजी के साथ सफलतापूर्वक निकल जाता है। अब क्योंकि वो जानता था कोई भी एंटिटी को काबू नहीं कर सकता, इसीलिए वो सभी से अपना संपर्क तोड़ देता है। लेकिन इन सब में एल्सा मारी जाती है। अब इससे आगे पिछली घटनाओं के कुछ ही महीनों बाद यूएस की मैडम प्रेसिडेंट ईथन का पता लगाकर उसको एक रिकॉर्डेड मैसेज भेजती है कि एंटिटी ने पूरी दुनिया में गलत सूचनाएं फैलाकर साइबर स्पेस में घोर अव्यवस्था पैदा कर दी है, जिसके कारण सभी देश एक दूसरे के खिलाफ परमाणु युद्ध के करीब आ चुके हैं। ऊपर से कुछ लोग एंटिटी की सोच को सही मानकर दुनिया को तबाह करने वाले उसके मकसद को अंजाम देने के लिए तैयार हैं। एरिका आगे बताती है कि एंटिटी को रोकने के लिए उनको उसके सोर्स कोड तक पहुंचना होगा और उसकी लोकेशन का पता शायद गैब्रियल जानता है, लेकिन एंटिटी ने उस तक पहुंचने के सारे सबूत मिटा दिए। पर फिर भी ऑस्ट्रेलियन अथॉरिटी ने गैब्रियल के साथी पेरिस को अपनी कैद में रखा हुआ है। ये सब बताकर एरिका दुनिया को युद्ध में उतरने से बचाने के लिए ईथन से एंटिटी तक पहुंचने की चाबी मांगती है। तो वो हालातों की गंभीरता को समझता हुआ तुरंत अपने पुराने साथी बेंजी और लूथर से मिलकर पेरिस को आजाद कराने के लिए भेष बदलकर ऑस्ट्रिया की जेल में घुस जाते हैं। वहाँ ईथन बेंजी की मदद से पेरिस को लेकर जा रहे एजेंट जेस्पर को बेहोश करके दूसरे एजेंट डेगास को समझाने में कामयाब हो जाता है कि वो दुनिया को बचाना चाहते हैं। फिर पिछले पार्ट में पेरिस की जान बख्श देने की वजह से वो ईथन को गैब्रियल का संभावित पता बता देती है। तो ईथन उसको पकड़ने के लिए अपनी टीम के साथ सीधा लंदन के यूएस एम्बेसी पहुंच जाता है, लेकिन दुर्भाग्य से 2 आईएमएफ एजेंट ईथन को पहचान जाते हैं। अब इससे पहले वो दोनों अपने लोगों से संपर्क करते तभी ग्रेस उनकी वॉकी टॉकी और बड़ी सफाई से उनकी गन भी निकाल लेती है। ईथन दोनों को बेहोश करके वहीं सुला देता है। उसके बाद ग्रेस उससे आगे का प्लान पूछती है, लेकिन तभी 2 लोग आकर ईथन और ग्रेस को बेहोशी का इंजेक्शन लगाकर कैद कर लेते हैं। ईथन के होश आने पर गैब्रियल उसके सामने आता है और ईथन को याद दिलाता है कि बहुत समय पहले जब डेविड नाम के आदमी ने तुम्हारी पत्नी जूलिया को किडनैप कर लिया था, तो उसे बचाने के लिए तुमने शंघाई की प्रयोगशाला से एक अधूरा प्रोटोटाइप हथियार चुराया था, जिसको रैबिट फुट कहते थे। असल में वही रैबिट फुट आज का एंटिटी है। मतलब साफ था, एंटिटी को अस्तित्व में लाने वाला खुद ईथन ही था। उसको पता ही नहीं था वो क्या चुरा रहा था। वही गैब्रियल ईथन के आगे एक शर्त रखता है कि अगर वो सेवेस्तोपोल सबमरीन से एंटिटी का सोर्स कोड उसको ला कर देगा, तभी वो ग्रेस को जिंदा छोड़ेगा। गैब्रियल की ऐसी डिमांड सुनकर ग्रेस और ईथन समझ जाते हैं कि गैब्रियल के की हासिल न कर पाने की वजह से एंटिटी ने उसे छोड़ दिया है और अब गैब्रियल एंटिटी को काबू करने के लिए उसका सोर्स कोड चाहता है। अब क्योंकि ईथन जानता था कि गैब्रियल को पता है कि केवल वही सोर्स कोड ला सकता है, तो वो अपना साइनाइड से भरा दांत तोड़कर गैब्रियल को धमकी देता है कि अगर उसने ग्रेस को नहीं छोड़ा तो वो खुद ही साइनाइड खाकर मर जाएगा। अब इससे पहले गैब्रियल कुछ समझ पाता, ईथन साइनाइड खा लेता है, तो वो जल्दी से उसके हाथ खुलवा देता है। तभी मौका पाकर ईथन गैब्रियल के लोगों पर हमला करके ग्रेस को भी छुड़वा लेता है। असल में ईथन ने एक झाग उगलने वाला कैप्सूल खाया था, तो माहौल को भांपकर गैब्रियल वहाँ से निकल जाता है। निकलते समय गैब्रियल अपने लॉकर से एक चैम्बर उठाने की कोशिश करता है, पर वो लॉकर उसके छूने से पहले ही लॉक हो जाता है। गैब्रियल उसके बिना ही वहाँ से चला जाता है। उस चैम्बर बॉक्स को देखकर पेरिस बताती है कि गैब्रियल इसी के सहारे एंटिटी से बात करता था। ईथन को सामने देखकर पहले लॉकर और फिर बॉक्स खुद ही खुल जाता है। ईथन समझ जाता है एंटिटी उससे बात करना चाहती है। बॉक्स के अंदर लेटने के बाद एंटिटी ईथन से जुड़कर उसका सारा अतीत देख लेती है। साथ ही वो ये भी जान जाती है कि लूथर ने एक ऐसा प्रोग्राम बनाया है जिसकी डिवाइस को अगर वो उसके सोर्स कोड में प्लग कर दे तो ये प्रोग्राम उसको नष्ट कर देगा, और इस प्रोग्राम को लूथर ने पॉइजन पिल का नाम दिया है। उन्हीं संभावनाओं में ईथन देखता है कि गैब्रियल खुद ही एंटिटी को नष्ट कर रहा है। इसके बाद एंटिटी ईथन को अफ्रीका में बने दुनिया के सबसे सुरक्षित बंकर को दिखाकर खुद को वहाँ ले जाने की बात कहती है। उस बंकर को डूम्सडे वॉल्ट कहते हैं। असल में एंटिटी वहाँ खुद नहीं पहुँच सकती थी, क्योंकि उसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉनिकल शील्ड लगी हुई थी और एंटिटी उसको भेद ही नहीं सकती थी। असल में उस बंकर में मानव जाति का अब तक का सारा ज्ञान स्टोर था और एंटिटी उसी की सहायता से खुद को हजारों सालों तक जिंदा रखना चाहती थी। उसके आगे एंटिटी ईथन को दिखाती है कि वो उसके सोर्स कोड को हासिल तो कर लेगा, पर उसके साथ उसकी पूरी टीम बर्फ में दफन हो जाएगी। अब ईथन के पास सिर्फ 2 ही विकल्प बचते हैं। पहला, दुनिया को नष्ट होने दे। दूसरा, वो दुनिया को एंटिटी के हवाले करके उसके हिसाब से दुनिया को चलने दे। ये सब दिखाने के बाद एंटिटी ईथन को गैब्रियल के द्वारा लूथर की संभावित मौत के साथ 3 दिन बाद परमाणु युद्ध में पृथ्वी को नष्ट होता हुआ भी दिखा देती है। तभी वो चैम्बर से बाहर निकल आता है और जल्दी से अपनी टीम को बताता है कि उनको सेवेस्तोपोल के कोऑर्डिनेट्स पता करने के लिए नॉर्दर्न पार्ट में जाना होगा, और वो बेंजी को समझाता है नॉर्थ जाकर उसको कोऑर्डिनेट्स मिल जाएंगे। उसको बस एक सोर्सेस स्टेशन ढूंढना है जिससे वो कोऑर्डिनेट्स को ट्रांसमिट कर सकें। और अब उसको एक प्लेन चाहिए था जिसके अंदर जीपीएस न लगा हो, जिससे एंटिटी को उनके बारे में कुछ पता ही
न चल सके। ये सब बताकर ईथन सीधा लूथर को बचाने के लिए दौड़ पड़ता है, लेकिन उसके वहाँ पहुँचने से पहले ही गैब्रियल लूथर से वो पॉइजन पिल प्रोग्राम की पेन ड्राइव लेकर एक चैन रिएक्शन वाला बॉम्ब लगाकर वहाँ से चला जाता है। ठीक उसी समय ईथन वहाँ पहुँचता है। लूथर बताता है ये बॉम्ब इतना शक्तिशाली है कि पूरे शहर को तबाह कर देगा, तो ईथन उसे बचाने की कोशिश करता है। इस पर लूथर उसे समझाता है कि वो इस चैन रिएक्शन को रोककर शहर को तो बचा सकता है, पर फिर भी इसको ब्लास्ट होने से नहीं रोक सकता। इसीलिए वो ईथन को पॉइजन पिल ड्राइव को गैब्रियल से हासिल करने के लिए ब्लास्ट होने से पहले ही सुरंग से निकाल देता है, क्योंकि अगर ईथन मर गया तो दुनिया भी नष्ट होना तय थी। सुरंग से बाहर आकर ईथन जैस्पर को की देकर सरेंडर कर देता है। जैस्पर उसको यूएसए के इमरजेंसी कमांड सेंटर ले आता है। वहाँ उसको सीआईए के डायरेक्टर यूजीन मिलते हैं। वो ईथन को बताते हैं एंटी ने अब तक 4 देशों को छोड़कर सभी देशों के परमाणु हथियारों को अपने कब्जे में ले लिया है। उसके बाद वहाँ यूएसए के सभी सेनाओं के प्रमुख और खुद मैडम प्रेसिडेंट ईथन से मिलती हैं। ईथन उनसे एंटिटी को खत्म करने के लिए की और एक एयरक्राफ्ट कैरियर शिप मांगता है, पर जब कोई नहीं मानता तो ईथन बताता है एंटिटी ने लगभग सभी देशों के परमाणु सिस्टम्स को अपने कब्जे में ले लिया है और एंटिटी आपको इतना मजबूर कर देगी कि आप ही परमाणु युद्ध शुरू कर देंगी, नहीं तो वो खुद ही शुरू कर देगा। दोनों सूरत में युद्ध तय है, लेकिन हजारों संभावनाओं में सिर्फ एक चांस है जिसमें मैं एंटिटी को नष्ट कर सकता हूँ। और फिर ईथन मैडम प्रेसिडेंट से सिर्फ 3 दिन की मोहलत मांगता है। इस पर मैडम प्रेसिडेंट उसकी बात ना मानकर उसको गिरफ्तार करवा देती हैं। साथ ही वो एक सीक्रेट लेटर भी देती हैं। असल में उन्होंने ईथन को की देकर 3 दिन का समय दे दिया था। अब क्योंकि वो अपने सेना प्रमुखों के साथ बहस नहीं करना चाहती थी, इसीलिए उसने ऐसा किया था। वहाँ से बाहर आकर सैनिक ईथन को प्रेसिडेंट का लेटर देकर बताती है कि ये उसको नेवी की एडमिरल नीली को देना है और एक हेलीकॉप्टर की मदद से वो ईथन को नॉर्दर्न पैसिफिक में मौजूद कैरियर स्ट्राइक ग्रुप एक्स के युद्ध पोत पर उतार देती है। वहाँ वो प्रेसिडेंट का लेटर एडमिरल नीली को भिजवाता है। नीली देखती है, उस पर सिर्फ एक डेट लिखी होती है 22 मई 1996। उसे देखकर नीली बताती है ये वही डेट है जिस पर अगर मैं और एरिका जरा सा भी रिस्क ले लेती तो कई जाने बच सकती थी। उसका ये गुप्त संदेश है कि मुझे तुम्हारी बात माननी है। वहीं दूसरी तरफ बेंजी सबको बताता है असल में सोसस एक साउंड सर्वेलेंस सिस्टम है जो पानी के अंदर होने वाली हर एक बड़ी घटना को बड़ी आसानी से पकड़कर रिकॉर्ड कर लेती है। ये स्टेशन दुनिया भर में फैले हुए हैं, इसीलिए जहाँ हमको सबमरीन के क्रू की लाशें मिली थी वो जगह बेरिंग सागर का सेंट मैथ्यू द्वीप है। वहाँ एक सोसस स्टेशन भी है और उस स्टेशन ने सेवेस्तोपोल सबमरीन पर हुए उस हमले को रिकॉर्ड करके उसके कोऑर्डिनेट सेव कर लिए होंगे। यही सारी बात ईथन नीली को भी समझा देता है। तो नीली बताती है वो सारी जगह रूसी सैनिकों की निगरानी में है और हमारे वहाँ जाते ही तीसरे वर्ल्ड वार की संभावनाएं प्रबल हो जाएंगी। ऊपर से अगर सही कोऑर्डिनेट्स मिल भी गए तो तुमको एक सबमरीन चाहिए जो रूसी नेवी से बचकर तुमको उन कोऑर्डिनेट्स तक ले जाए। फिर नीली उससे पूछती है तुम सेवेस्तोपोल से बाहर कैसे निकलोगे? तो ईथन बताता है उसके पास एक ट्रांसमीटर होगा और उसकी टीम उसको ट्रैक करती हुई वहाँ की बर्फ को काटकर उसे बाहर निकाल लेगी। हालांकि किसी को भी इस प्लान पर भरोसा नहीं था क्योंकि बर्फ का ठंडा पानी ईथन को हाइपोथर्मिया से मार सकता था। ऊपर से नीली बताती है इस जगह उनकी सिर्फ एक ही सबमरीन है, उसको वो संदेश भेज देगी, पर इस बात का भरोसा नहीं है कि वो संदेश उसे मिले और वो ऊपर आ जाए। और अगर वो ऊपर आता है तो भी तुम्हारे पास सिर्फ 30 सेकंड ही होंगे और अगर तुम लेट हो गए तो तुम्हारी मौत तय है क्योंकि कोई तुम्हें बचाने वहाँ नहीं आने वाला। ईथन फिर भी नीली को यकीन दिलाता है कि वो इस मिशन को करना चाहता है। तो नीली उसे अपना लॉकेट देकर हेलीकॉप्टर की मदद से अपनी सबमरीन की लोकेशन पर भिजवा देती है, लेकिन वहाँ पहुँचते ही रूसी फाइटर जेट उनको तुरंत वहाँ से चले जाने की चेतावनी देते हैं। तो अब उस ठंडे समुद्र में कूदने के अलावा ईथन के पास कोई चारा ही नहीं होता, तो वो पायलट्स को बचाने के लिए समुद्र में कूद जाता है और पायलट्स तुरंत वापस चले जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ बेंजी और बाकी लोग सेंट मैथ्यू द्वीप के सोसस स्टेशन पे पहुंचते हैं। वहां बेंजी देखता है कि उस स्टेशन को डोनालो अपनी वाइफ के साथ ऑपरेट कर रहा था। ये डोनालो वही था जिसने दुनिया का सबसे सेफ ब्लैक वॉल्ट बनाया था, लेकिन बेंजी उसको ये नहीं बताता कि उसी के साथ ही ईथन ने उसके वॉल्ट में घुसकर डाटा चुराया था, जिसकी वजह से उसको पिछले 30 सालों से यहाँ काम करना पड़ रहा है। तभी ग्रेस डोनालो से स्टेशन के पूरे डाटा को चेक करने की बात कहती है। तभी पहले से वहाँ मौजूद रूसी सैनिक उन सभी को घेर लेते हैं। दूसरी तरफ ईथन बर्फीले पानी में हाइपोथर्मिया का शिकार होने लगता है। ठीक उसी समय 2 डाइवर्स उसको बेहोश करके अपने साथ अपने सबमरीन में ले जाते हैं। असल में उनको नीली का संदेश मिल गया था। ईथन सबमरीन के कैप्टन को नीली का लॉकर देकर उसे नॉर्थ ले जाने को कहता है, जहाँ उनको ट्रांसमिशन के जरिए कुछ कोऑर्डिनेट्स मिलने वाले थे और उसके लिए कैप्टन को अपनी सबमरीन ऊपर ले जानी पड़ेगी जो खतरे से खाली नहीं थी। इससे रूसियों को उनकी सबमरीन की लोकेशन मिल जाने का चांस था। फिर कैप्टन ईथन को मैप दिखाकर बताता है कि रूस की एक छोटी सबमरीन सेंट मैथ्यू द्वीप पर स्टॉप हुई है। तो उन दोनों को अंदेशा होता है कि शायद ईथन की टीम रूसी सैनिकों के कब्जे में हो। इधर डोनालो सबको बताता है कि पुराने
पुराने डाटा का बैकअप पुरानी फ्लॉपीज में है, पर इनका रीडर उसके पास नहीं है। तो रूसी सैनिक उसको 1 घंटे का समय देकर रिकॉर्डर बनाने को कहता है। तभी डोनाल्डो अंदाजा लगा लेता है कि की का एक सेट अभी भी रूसियों के पास ही है, जो शुरू से ही उन्हीं के पास था और अब उनको सिर्फ कोऑर्डिनेट्स चाहिए थे। वही मजबूरी में बेंजी रिकॉर्डर बनाने लगता है। उसी समय डोनाल्डो बेंजी को बताता है कि उन फ्लॉपीज में कोई कोऑर्डिनेट्स नहीं है, पर उसने सेवास्तोपोल में हुए धमाके की लोकेशन के कोऑर्डिनेट्स याद कर रखे हैं, एग्जैक्ट पिन पॉइंट। तो वो तुरंत एक कागज पर लोकेशन लिखकर अपनी घड़ी में छुपाकर अपनी पत्नी को दे देता है और अपने कुत्तों को खाना खिलाने के बहाने उसको ग्रेस के साथ बाहर भेज देता है। इधर सबमरीन में वो लोग ईथन को समुद्र के हाई प्रेशर को कम करने के लिए एक एडवांस प्रेशर शूट देते हैं और उसे कुछ हैवी ब्रीदिंग प्रैक्टिस करने की सलाह देते हैं, क्योंकि इतनी गहराई में जाने के बाद ईथन को हाई प्रेशर नर्वस सिंड्रोम होना तय था, जिससे बर्दाश्त न होने वाला दर्द होगा। उसके बाद ईथन अपनी ब्रीदिंग प्रैक्टिस शुरू कर देता है, लेकिन तभी उस सबमरीन का एक मेंबर ईथन पर जानलेवा हमला कर देता है। असल में वो एंटिटी से प्रभावित था, पर टीम की दूसरी मेंबर समय रहते ईथन को बचा लेती है। वही मौका पाकर ईथन की टीम रूसी सैनिकों से भिड़ जाती है। उस गोलाबारी में डोनाल्डो के घर में आग लग जाती है, तो वो अपनी जान की परवाह न करते हुए कोऑर्डिनेट्स को ट्रांसमिट कर देता है और वो ईथन को मिल जाते हैं। पर कैप्टन बताता है ये कोऑर्डिनेट्स दुनिया के दूसरी तरफ हैं, यानी कि हमसे अपोजिट। इतना सुनकर ईथन मैप को हल्का सा घुमाता है तो कोऑर्डिनेट्स पलटकर उसके पास ही लोकेशन दिखाने लगते हैं। फिर ईथन रूसी सबमरीन से बचने के लिए कैप्टन से लोकेशन के पास जाकर वापस मुड़ जाने को कहता है, जिससे रूसी सबमरीन भी कैप्टन का पीछा करती हुई उसके पीछे चली जाएगी और मुड़ते समय मैं सबमरीन से निकल जाऊंगा। तो टीम ईथन को प्रेशर सूट पहनाकर एक ट्रैकर उसके सूट में रख देती है, जिससे उसकी लोकेशन का पता चलता रहे। ईथन सबमरीन से बाहर निकल आता है और रूसी सबमरीन से बचता हुआ कोऑर्डिनेट्स की तरफ बढ़ने लगता है। काफी नीचे जाकर उसको सेवास्तोपोल सबमरीन मिल जाती है। वो उसके डिकम्प्रेशन चैम्बर को खोजकर उसके अंदर चला जाता है, लेकिन वो जैसे ही चैम्बर का पानी बाहर निकालता है तो सबमरीन का बैलेंस बदलने से वो नीचे खिसकना चालू हो जाती है। ईथन जैसे तैसे सबमरीन के सोनार स्पेयर में पहुंचकर एंटिटी का सोर्स कोड हासिल कर लेता है, लेकिन दबाव बढ़ने से सबमरीन और तेजी के साथ नीचे जाना शुरू हो जाती है, जिससे पूरी सबमरीन में पानी भरने लगता है। ईथन जल्दी से उसके टारपीडो के लॉन्चिंग चैम्बर से निकलने की कोशिश करता है, पर प्रेशर सूट की वजह से अटक जाता है। तो वो जल्दी से अपने सूट को काटकर उसके ऑक्सीजन सप्लाई को धक्का देते हुए बाहर निकल आता है। उसी समय सबमरीन समुद्र की गहराइयों में गिरती चली जाती है। अब ईथन अपना वजन कम करने के लिए सूट को वहीं छोड़कर सतह पर आने की कोशिश करता हुआ हाइपोथर्मिया का शिकार होकर बेहोश हो जाता है। उसकी सांसें थम चुकी थी। तभी वहाँ पहले से उसका इंतजार कर रही ग्रेस उसको ऊपर खींचकर डिकम्प्रेशन चैम्बर में लिटाकर सीपीआर देने लगती है। काफी कोशिश करने के बाद ईथन की सांस फिर से चलने लगती हैं और उसे होश आ जाता है। उसके बाद ईथन अपनी टीम के साथ दक्षिण अफ्रीका में बने डूम्सडे बंकर की तरफ निकल जाता है। उसको पता था गैब्रियल उसको वहीं मिलेगा, क्योंकि ईथन ने देख लिया था गैब्रियल एंटिटी को कंट्रोल करने के लिए उस पॉइजन पिल पेन ड्राइव को खुद ही अपलोड कर देगा। इसके आगे बेंजी बताता है सॉफ्टवेयर अपलोड होते ही एंटिटी को लगेगा कि वो बंकर के डाटा सेंटर में जा रहा है, पर तभी वो एक 5D ऑप्टिकल डाटा डिवाइस दिखाकर कहता है असल में एंटिटी सेंटर में नहीं बल्कि इस ड्राइव में आ जाएगा और हमको सेकंड के 100वें हिस्से की स्पीड से रिसीवर की लाइट ग्रीन होते ही इस ड्राइव को निकालना होगा। वो आगे समझाता है अगर हमने जल्दी करी तो एंटिटी इसमें नहीं आ पाएगा और अगर हम लेट हो गए तो एंटिटी परमाणु मिसाइल लॉन्च कर देगा। अब आकर ईथन सबको बताता है कि एंटिटी को बंकर में लेकर जाना और गैब्रियल को सोर्स कोड देना पहले से ही तय है और ये होकर रहेगा। वहीं करोड़ों लोगों की जान दांव पर लगने की वजह से ग्रेस डर जाती है, तो ईथन ऑप्टिकल डिवाइस को टाइम पर निकालने की जिम्मेदारी ग्रेस को ही दे देता है। उसके बाद वो सभी बंकर में पहुंचते हैं। ईथन देखता है सर्वर रूम से पहले गैब्रियल ने एक बहुत बड़ा परमाणु बम लगा रखा है। अब इससे पहले ईथन गैब्रियल को सोर्स कोड दे पाता, उसी समय एजेंट जेस्पर गैब्रियल को अपनी गन पॉइंट पे ले लेता है। इससे गैब्रियल का आदमी बॉम्ब का टाइमर ऑन कर देता है। जेस्पर के साथ CIA के डायरेक्टर यूजीन भी वहाँ पहुंचकर ईथन से सोर्स कोड लेकर उसका प्लान पूछते हैं। ईथन यूजीन को बहुत समझाने की कोशिश करता है कि सोर्स कोड को गैब्रियल को दे दिया जाए, पर यूजीन की कुछ समझ में नहीं आता। तो गैब्रियल मौके का फायदा उठाकर अपने आदमियों से गोलियां चलवाता हुआ एक गाड़ी लेकर वहाँ से भाग निकलता है। तो बेंजी ईथन को उसका पीछा करके पॉइजन पिल हासिल करने को कहता है। ईथन के निकलते ही ग्रेस देखती है कि बेंजी को गोली लगी हुई है। वहीं सुरंग में ईथन की गाड़ी पलट जाती है, तो वो दौड़ता हुआ गैब्रियल को पकड़ने की कोशिश करता है, पर गैब्रियल एक छोटा एनालॉग प्लेन लेकर उड़ जाता है। तभी एक और प्लेन उसके पीछे से उड़ता है। ईथन उसी को पकड़कर उस पर लटक जाता है और उसके पायलट को प्लेन से गिराकर वो खुद बैठ जाता है। वही बंकर के अंदर डोनाल्डो अपनी पत्नी और डेगस
मार्कस उस बॉम्ब के न्यूक्लियर रिएक्शन को रोकने में लग जाते हैं, ये जानते हुए भी कि वो किसी भी हाल में बच नहीं पाएंगे। फिर डोनालो ग्रेस, बेंजी और पेरिस को सर्वर रूम में जाकर उनका काम पूरा करने को कहता है। वहीं सर्वर रूम में आकर बेंजी की हालत खराब हो जाती है। वो समझ जाता है कि उसकी बॉडी में प्रेशर बन गया है, जिससे उसको हार्ट अटैक आ सकता है। तो वो पेरिस से अपने सीने में एक कट लगवाकर अपना प्रेशर नॉर्मल करवा लेता है। बेंजी तुरंत ग्रेस से सिस्टम के रिसीवर को एक्टिवेट करने से पहले सर्वर रूम के पैनल में कुछ बदलाव करवाता है। दूसरी तरफ डोनालो 10 सेकंड का टाइमर बढ़ाने का रास्ता खोज लेता है, जिससे उन तीनों को भी सर्वर रूम में पहुंचकर जान बचाने का मौका मिल जाए। इधर इमरजेंसी सेंटर में सब लोग देखते हैं कि अब सिर्फ उन्हीं के ही परमाणु हथियार एंटिटी के कंट्रोल में आने से बचे हुए हैं। तो वो सभी मैडम प्रेसिडेंट को 700 करोड़ लोगों को बचाने के लिए 10 करोड़ लोगों को अपने परमाणु बम से मार देने के लिए राजी कर लेते हैं। असल में वो चाहते थे कि वो सभी देशों के परमाणु मिसाइलों को उन्हीं की जगह नष्ट कर दें। अब जैसे ही मैडम प्रेसिडेंट परमाणु मिसाइल लॉन्च करने वाली होती है, तभी वो ईथन पर भरोसा करती हुई लॉन्च कैंसिल कर देती है और अपने परमाणु मिसाइल को ऑफलाइन करने के लिए परमाणु सेंटर को जैसे ही आदेश देती है, ठीक उसी समय एक सिक्योरिटी गार्ड उन पर गोली चला देता है। तो उनका जनरल सिडनी अपना बलिदान करके मैडम प्रेसिडेंट को बचा लेता है। इतनी देर में एंटिटी उनके परमाणु कंट्रोल को भी अपने हाथ में ले लेती है और हमला करने के लिए सभी देशों के परमाणु मिसाइल्स में एक साथ फ्यूल भरना शुरू कर देती है। वहीं दूसरी तरफ ग्रेस रिसीवर को एक्टिवेट कर देती है। अब उनको इंतजार था कि ईथन जल्दी से सोर्स कोड में पॉइजन पिल लगा दे। इधर डोनालो भी आखिरी डेटोनेटर निकाल लेता है। दूसरी तरफ ईथन गैब्रियल के प्लेन पर चढ़कर उसी का हाथ तोड़ देता है और उससे पॉइजन पिल लेकर उसकी सेफ्टी बेल्ट खोल देता है। अब मजबूरी में गैब्रियल को पैराशूट लेकर कूदना पड़ता है। वो सीधा प्लेन की पतवार से जा टकराता है, जिससे उसका सर फट जाता है और वहीं उसकी मौत हो जाती है। ईथन दूसरा पैराशूट लेकर कूद जाता है, पर उसका ग्लाइडर जल जाता है। तो ईथन नीचे गिरता हुआ सबसे पहले सोर्स कोड में पॉइजन पिल लगा देता है और अपना दूसरा पैराशूट खोल लेता है। इधर ठीक 2 सेकंड पहले रिसीवर की लाइट ग्रीन हो जाती है और जैसे ही ऑप्टिकल डिवाइस चमक उठती है, ग्रेस एंटिटी को मिसाइल लॉन्च करने से पहले ही सर्वर से अलग कर देती है। उसी समय बंकर में ब्लास्ट होते ही पूरी पृथ्वी पर ब्लैकआउट हो जाता है। वो सभी अपने इस मिशन में कामयाब हो चुके थे। एंटिटी अब एक ऑप्टिकल डिवाइस की दुनिया में फंस चुकी थी। इतने में पृथ्वी की लाइट वापस लौटती है और सबको खबर मिल जाती है कि ईथन अपने मिशन में कामयाब हो गया है। उसके बाद ईथन को लूथर का रिकॉर्डेड मैसेज मिलता है। वो बताता है कि वो जानता था ईथन ही इसको कर सकता था, क्योंकि वो इसी के लिए बना है। मैसेज पूरा होते ही वो डिवाइस सोर्स कोड के साथ नष्ट हो जाती है। ईथन उस जली हुई डिवाइस और सोर्स कोड को यूजीन को दे देता है। उसके बाद ईथन की पूरी टीम लंदन में एक दूसरे से मिलकर अपने अपने रास्ते निकल जाते हैं। इन सब में एक और अच्छी बात होती है, बेंजी भी बच जाता है और ये कहानी यहीं खत्म।